हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम हिमानी द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं। अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम हिमानी द्वारा निक्षेपित क्रिया के दौरान बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है कि हिमनद का परिवहन तथा निक्षेपण कार्य। तो हिमनद है अपने साथ, जो हिमनद होता है, हिमनद अपने साथ कंकड़ पत्थर, रेत, कंकड़ पत्थर, रेत, शिलाखंड, आदि ये अपने साथ परिवहन करता है। शिलाखंड का परिवहन करता है। जो हिमनद होता है वो अपने साथ कंकड़ पत्थर, रेत और जो शिलाखंड होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, और जो चट्टाने हैं, उनके टुकड़ों को अपने साथ लेकर ये इनका परिवहन करता है। और इन सभी को सम्मिलित रूप से जो ये पदार्थ है, कंकड़ पत्थर, रेत, शिलाखंड, इन सभी को ग्लेशियर ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। ग्लेशियर ड्रिफ्ट है जो कंकड़ पत्थर, रेत, शिलाखंड, इन सभी को सम्मिलित रूप से ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। और जो हिमनद होते हैं, हिमनद के अंदर देखो, बारीक और छोटे और बड़े जितने भी कण होते हैं, हिमनद में जितने भी छोटे बड़े कण मिश्रित अवस्था में होते हैं। मिश्रित अवस्था में होते हैं, यानी इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, इनमें स्तरीकरण नहीं होता है, यानी एक परत नहीं होती है, एक इनमें लेयर नहीं होती है। छोटे और जो बड़े कण होते हैं वो एक साथ ही आपस में मिले हुए पाए जाते हैं, मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं हिमखंड में। लेकिन जब हमने ये नदी के अपरदन के विषय में जब पढ़ा था, तो नदी क्या करती है, जब डेल्टा बनाती है, जब समुद्र में गिरती है, तो छोटे जो कण होते हैं मिट्टी के या फिर ये अवसाद के, वो आगे रहते हैं, और जो बड़े कण होते हैं वो पीछे रहते हैं। लेकिन जो हिमानी द्वारा जो अपरदन और निक्षेपण का जो कार्य है, उसमें कोई परतें नहीं पाई जाती हैं। छोटे और बड़े कण हैं वो मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। तो हिमनद द्वारा जमा किए गए पदार्थों में हिम ड्रिफ्ट और उससे बनने वाले जो हिमोड है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम ड्रिफ्ट और हिमोड ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हिमनद से बनने वाली आकृतियों में। ये निक्षेपित पदार्थ हैं, हिम ड्रिफ्ट और उससे बनने वाले हिमोड सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और जो हिमानी है, हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत कलछट। अब देखो, टिल के विषय में बता रहा हूं। टिल, अब टिल किसे कहेंगे? देखो, हिमानी द्वारा
जमा किए गए अवर्गीकृत तलछट को टिल कहते हैं। ठीक है, अवर्गीकृत तलछट को टिल कहते हैं। और जो टिल है, देखो जो टिल होता है ये हिम ड्राफ्ट का ही रूप होता है। हिम ड्राफ्ट का रूप होता है। ये बर्फ से बना वाली आकृतियां हैं। ये टिल है। ये जो हिमानी होती है, हिमानी द्वारा जमा किए गए, जमा मतलब निक्षेप किए गए अवर्गीकृत तलछट, यानी जो टिल है इसमें भी जो पदार्थ है वो मिश्रित अवस्था में होते हैं। मिश्रित अवस्था यानी इसमें परतें नहीं पाई जाती, परतें नहीं पाई जाती, इसमें भी परतें नहीं पाई जाती है। छोटे बड़े जो कण हैं वो आपस में मिश्रित अवस्था में मिलते हैं, टिल में भी। उसके बाद है हिमानी जमाव या मलबा को अवस्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो हिमानी है हिमानी जमाव की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। जो हिमानी द्वारा जो निक्षेप कार्य होता है इसे 3 भागों में बांटा गया है। निक्षेप कार्य को देखो, पहला है अंतर हिमानी मलबा। अंतर हिमानी मलबा। सेकंड है बाय हिमानी मलबा। थर्ड है इसमें उप हिमानी मलबा। 3 भागों में इसे बांटा गया है। हिमानी जो निक्षेप है उनको जो जमा करती है उनकी 3 अवस्थाएं बताई गई है। अंतर हिमानी मलबा, देखो इसमें जो मलबा होता है वो हिमानी के साथ मिलकर चलता है। मलबा मलबा का मतलब जो रेत, कंकड़, पत्थर और शिलाखंड से है। मलबा हिमानी के साथ मिलकर चलता है। जो अंतर हिमानी मलबा है, ये जो मलबा है हिमानी के साथ मिलकर चलता है। उसके बाद है बाय हिमानी मलबा। इसमें जो मलबा है हिमानी के हिमानी की ऊपरी सतह पर रहता है। उसके बाद है उप हिमानी मलबा। अब इसमें देखो जो मलबा है हिमानी के निचले तल पर रहता है। जो हिमानी, ये 3 अवस्थाएं होगी। अंतर हिमानी मलबा है, यह जो मलबा है वो हिमानी के साथ मिलकर चलता है। जो हिमनद होता है तो इसलिए हिमनद होगा है, हिमनद।
जो अंतर हिमानी मलबा है ये हिमनद के साथ मिलकर चलता है, और उप हिमानी मलबा है जो निक्षेप है वो ऊपरी सतह पर, जो हिमानी होती है एक, उसके ऊपरी सतह पर ये मलबा स्थित होता है, और उप हिमानी जो मलबा है वो हिमानी के जो निचला तल होता है उसके नीचे ये पाया जाता है। इस तरह से ये जो मलबा है वो मतलब कहाँ स्थित होते हैं, जो ये कंकड़ पत्थर जो शिलाखंड बताए गए हैं उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। या तो हिमानी के साथ मिलकर चलेंगे, जैसे परिवहन लिखा हुआ है, तो यहाँ तो हिमानी के साथ इनका परिवहन होगा, या फिर ये जो मलबा है हिमानी के ऊपर स्थित होगा, उसके बाद इसका परिवहन होगा, या फिर जो हिमनद है उसकी निचली परत पे यह मलबा है स्थित होगा। इस तरह से इनका परिवहन होता है। तो ये तीन अवस्थाएं हैं इनकी। उसके बाद है निक्षेप जनित स्थलाकृतियां। निक्षेप जनित स्थलाकृतियां, अब जो हम पढ़ेंगे वो स्थलाकृतियां है कि निक्षेप के कारण जो स्थलाकृतियां बनी है उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि मोड है, ड्रमलिन है, एस्कर है, उनका अध्ययन हम करेंगे। नेक्स्ट है निक्षेप जनित स्थलाकृतियां। निक्षेप जनित स्थलाकृतियों में है सबसे पहले हिमोड, फिर ड्रमलिन। पहले इन दो विषय के बारे में जानेंगे, इन दोनों के बारे में, फिर हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा स्थलाकृति, इनके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले हिमोड और ड्रमलिन की बात करेंगे। हिमोड और ड्रमलिन है ये निक्षेपित स्थलाकृतियां हैं, और ये इनका निर्माण वहां होता है जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो इसमें देखो जो हिमोड है, जो हिमनद होता है वो बारीक कणों से लेकर बड़े बड़े जो शिलाखंड होते हैं उनका निक्षेप करता है और परिवहन करता है। और जब ये पदार्थ है, जब पदार्थों को हिमनद अपने साथ मतलब नहीं ले जा सकता, यानी उन पदार्थों का परिवहन नहीं कर सकता है, तब निक्षेप निक्षेप की क्रिया होती है। जब जैसे नदी है, नदी का उदाहरण लेते हैं, नदी अगर कोई कंकड़ पत्थर है उनको अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पा रही है तो उनका उसी स्थान पर निक्षेपण हो जाएगा। वही कार्य हिमनद के साथ भी होता है। अगर वो पदार्थों को अपने साथ बहाकर नहीं ले जाता है तो उनका वहां पर निक्षेपण हो जाता है। और हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेपण को हिमोड कहते हैं। निक्षेपण को हिमोड कहते हैं। लेकिन इस हिमोड में देखो, इसमें तिल की मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। यानी हिमनद द्वारा जो पदार्थों का निक्षेपण किया जाता है उसे ही हिमोड कहते हैं। और तब हिमोड जो निक्षेपित होता है इसमें जो टिल है इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है इसमें। और जो हिमोड है टिल के जमाव से निर्मित स्थल रूप होते हैं। जो हिमोड होते हैं ये टिल के जमाव से निर्मित स्थल रूप होते हैं। इनका जो ऊंचाई है, हिमोड की ऊंचाई 100 फीट या उससे भी अधिक ये ऊंचे होते हैं हिमोड। अब है ड्रमलिन। देखो तो ड्रमलिन है, इसका निर्माण, ड्रमलिन का देखो निर्माण, गोलाष्म मृत्तिका, गोलाष्म मृत्तिका से
ड्रमलिन का जो निर्माण है वो गोलाश्म मृत्तिका से होता है और ये ढेर या टीले के रूप में पाए जाते हैं। ये ढेर या टीले के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद देखो जो ड्रमलिन है इसकी जो आकृति होती है वो उल्टी नाव के समान होती है। उल्टी नाव या नौका, उल्टी नौका के समान या कटे हुए उल्टे अंडे जैसे। देखो ड्रमलिन है इसकी जो आकृति है वो उल्टी नौका के समान होती है या कटे हुए उल्टे अंडे जैसी इसकी आकृति होती है। और इनकी जो ऊंचाई है, ड्रमलिन है इसकी ऊंचाई 7 मीटर से लेके 40 मीटर और कभी कभी ये 100 मीटर भी इनकी लंबाई होती है, सॉरी इनकी ऊंचाई है। ड्रमलिन है इसकी ऊंचाई 7 से 70 मीटर और कभी कभी ये 7 से 100 मीटर भी इनकी ऊंचाई है वो होती है। लंबाई इनकी 8 से 32 किलोमीटर तक होती है। लंबाई 8 से 32 किलोमीटर, 8 से 32 किलोमीटर तक इनकी लंबाई होती है और ये समूहों में पाए जाते हैं। जो ड्रमलिन होते हैं ये समूहों में पाए जाते हैं। उसके बाद इनका जो ड्रमलिन है इनका भौगोलिक महत्व भी होता है क्योंकि इनके ऊपर, इनके ढाल या इनके ऊपरी भाग पर मानव बस्तियों का विकास किया जा सकता है और इनके अगर विस्तृत होते हैं, अगर जो ड्रमलिन है वो विस्तृत होते हैं, अधिक चौड़ाई में होते हैं तो वहां सड़कों का निर्माण भी किया जा सकता है। जो ड्रमलिन है ये देखो आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन और पश्चिमी एवं मध्य न्यूयॉर्क, फिनलैंड में इस तरह की जो आकृतियां है वो देखने को मिलती है। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी विस्कॉन्सिन में जो ड्रमलिन है ये 10,000 की संख्या में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा शिलाकृति। नेक्स्ट है अपना हिमानी जलोढ़ निक्षेप तथा शिलाकृति। अब देखो हिमोड और ड्रमलिन, एस्कर, केम, कैटिल या हम्बक, ये जो पांचों जो आकृतियां है, शिलाकृतियां है, ये निक्षेप द्वारा ही बनती है। लेकिन यहाँ पर एक अलग लाइन लिखी है मैंने, देखो इसका ये अर्थ होगा जैसे कोई हिमनद है, हिमनद प्रवाहित होता हुआ, ठीक है, कोई हिमनद है वो प्रवाहित हो रहा है, तो प्रवाहित होते हुए ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है कि वो अपना इसका जो रूप है उसको वो रख नहीं पाता है, ठीक है, प्रवाहित होता हुआ देखो ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां ताप के कारण हिम अपनी अवस्था में नहीं रह पाता है और हिमनद का अग्रभाग पिघलने लगता है, ठीक।
जो हिमनद है वो प्रवाहित हो रहा है और प्रवाहित होते हुए ऐसे स्थान पे पहुंच जाता है जहां ताप क्या रहता है, कुछ अधिक होता है। अब ताप अधिक होता है तो हिम क्या है, जो बर्फ है वो अपनी अवस्था में नहीं रहेगी, यानी जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, पिघलेगी तो बर्फ जलीय अवस्था में आ जाएगी, तो जलीय अवस्था में आ जाएगी। तो इस क्रिया को हिमनद का, इस क्रिया को हिमनद, इस क्रिया को हिमनद का अवसान या हिमनद का अवसान या अबलेशन कहते हैं, या अबलेशन कहते हैं। ये जो क्रिया होती है, यानी जो हिम है वो प्रवाहित होता हुआ ऐसे स्थान पर आ जाता है जहां देखो ताप के कारण जो हिम है अपनी अवस्था में नहीं रह पाता है, यानी वो पिघल जाता है। तो जो हिमनद की ये क्रिया होती है इसे अवसान या अबलेशन कहते हैं। और हिमनद और जल, हिमनद और जल के सम्मिलित रूप से, जल के सम्मिलित रूप से निक्षेपित, सम्मिलित रूप से निक्षेपण क्रिया को, सम्मिलित रूप से निक्षेपण क्रिया को हिमानी जलोढ़, हिमानी जलोढ़ निक्षेप क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देखो जब हिमनद और जल इन दोनों के जब सम्मिलित होने से जो निक्षेपण की जो क्रिया होती है उसे ही हिमानी जलोढ़ निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो जो हिमोड और ड्रमलिन बन रहे हैं, ये जो स्थलाकृतियां बन रही है वो हिम के कारण ही बन रही है। अब ये जो तीन जो स्थलाकृतियां बन रही है ये जो हिमनद और जल के कारण बन रही है, और जल के कारण, इसलिए इसको अलग अलग लिखा गया है। एस्कर, केम और केटिल ये हिमनद और जल के संयुक्त मिश्रण से ये आकृतियां है ये बन रही है। तो ये था, सबसे पहले लेते हैं हम एस्कर। और एस्कर है ये हिमानी जलोढ़ निक्षेप से बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। देखो एस्कर हिमानी जलोढ़ निक्षेप के द्वारा बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है और हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से ये एस्कर देखो लंबे भी होते हैं और संकरे भी होते हैं। इनका जो ढाल है वो तीव्र होता है। एस्कर की जो रचना है वो बजरी, कंकर, पत्थर इनके द्वारा एस्कर की रचना होती है, बजरी, कंकर और पत्थर। और एस्कर का जो निर्माण है वो घाटी में, दलदली जगहों में या ऊंची नीची जगहों में होता है, कहीं भी एस्कर का जो निर्माण है वो होता है। ये प्राय लंबाई में फैले होते हैं। ऊंचाई इनकी देखो, एस्कर की जो ऊंचाई है वो 66 से 100 मीटर तक होती है, इनकी ऊंचाई एस्कर की। लेकिन इनकी जो लंबाई है वो कई 100 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होती है लंबाई इनकी। और ये यातायात में सहायक होते हैं। एस्कर जो है ये यातायात में सहायक होते हैं क्योंकि इनके किनारे पर देखो सड़कों और रेल मार्गों का निर्माण किया जा सकता है एस्कर।
देखो रेल मार्ग और सड़क मार्ग का निर्माण किया जा सकता है इस कर के सहारे। अब नेक्स्ट है केम। देखो जो केम होते हैं ये एक टीले के रूप में आकृति होती है, ये निक्षेप के ढेर होते हैं, एक टीले के रूप में होते हैं। और इस तरह के जो टीले होते हैं उन्हें केम कहते हैं। इन जो केम है इनका ढाल तीव्र होता है और केम की जो रचना है बजरी और रेत के द्वारा बने होते हैं केम। फिर नेक्स्ट है कैटिल या हमक। अब जो कैटिल होते हैं ये केम के उल्टे होते हैं, क्योंकि केम क्या है, एक टीलेनुमा आकृति है, और जो कैटिल होते हैं ये एक गर्त होते हैं, गर्त में के समान होते हैं। तो एक दूसरे से विपरीत स्थलाकृति हो गई। देखो जब हिम के बड़े बड़े टुकड़े जब पिघलने पर कैटिल का निर्माण होता है। जो हिम है इसके बड़े बड़े जब टुकड़े पिघलते हैं तब कैटिल का निर्माण होता है, और कैटिल के मध्य में छोटे छोटे टीले होते हैं। द कैटिल का निर्माण तो देखो बड़े बड़े जो हिमखंड के पिघलने से हो रहा है, और जो हमक है इसका जो निर्माण है वो कैटिल के मध्य में छोटे छोटे एक टीलेनुमा रचना होती है, ठीक है, उसे ही क्या है हमक कहते हैं। ठीक है, कैटिल के मध्य में छोटे छोटे कई टीले होते हैं जिन्हें हमक कहते हैं। तो ये हिमनद के द्वारा बनने वाली निक्षेप जनित स्थलाकृतियां थी। ठीक है, कुछ स्थलाकृतियां हैं वो हिम के कारण बनती है, और कुछ जो स्थलाकृतियां हैं वो हिमनद और जल के कारण बनती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।